शब्द भेद। हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द भेद। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। उत्पत्ति, स्तोत्र, इतिहास, विपत्ति, रचना, बनावट, रूप, प्रयोग और अर्थ। स्तोत्र या इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी। देशज, विदेशी और संकर। अब पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तत्सम। देखिए, ये जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं, जो कि तत्व प्लस सम दो शब्दों से जुड़कर बना है। आइए इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान हिंदी के अनेक शब्द संस्कृति के सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अंततः संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। देखिए, इसमें अग्नि आया है। हम हिंदी में आग बोलते हैं पर संस्कृत में अग्नि। वायु हिंदी में हवा पर संस्कृत में वायु। फिर माता, जहाँ जबकि हम हिंदी में माँ बोलते हैं। पिता को दया बोलते हैं। प्रकाश, रोशनी, पत्र, सूर्य आदि। ये सब जो हैं ये सब है कि अब पढ़ते हैं तद्भव, जो कि तत्व प्लस भव दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। अब उसमें होना अर्थात संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक, उपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उज्जवल, उजला, कपूर, कपूर और मंध्या, साँझ, हस्त, हाथ। देखिए, अब इसमें कि हमने पढ़ा कि उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत के जो शब्द प्रकारतक, उपभ्रंश, पुरानी हिंदी के आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उज्जवल, उज्जवल मीन्स होता है उजाला। और कपूर, कपूर मीन्स होता है कपूर। कपूर, देखिए कपूर जब हम उसको आग के पास जाते हैं वो आग पकड़ के उस चीज को, उसमें आग लग जाती है। उज्जवल, उज्जवल मीन्स होती है रोशनी। अगर मीन्स उजला। संध्या, साज, जो जो कि होता है आपके शाम शाम का टाइम। रात के और दोपहर के बीच में जो सांझ होती है उसको हम संध्या कहते हैं, सांझ भी कहते हैं। हस्त, हस्त मीन्स होते हैं हाथ, जिनसे हम लिखने, खाने पीने इन चीजों का प्रयोग करते हैं, जो हस्त कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक चीज है नोट। छ का प्रयोग ज्यादा तत्सम में होता है, जैसे नक्षत्र, क्षत्रिय। तत्सम में, तत्सम में व वन तद्भव में बा हो जाता है, जैसे वनिक, बनिया, वर्षा, बरसात, प्रवाह, ब्याह, वानर, बंदर, विद्युत, बिजली। तद्भव शब्दों का अधिकतर श वन के स्थान पर सा का प्रयोग होता है। श, तद्भव श्यामल, श्याम, श्यामल, सांवला, सुषुम, सरसूर, शाक, साग। देशज, देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा ऐसा शब्द जो क्षत्रिय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए देशज या देशी शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। देशज शब्द का अर्थ है देश से जन्मा ऐसा शब्द जो क्षत्रिय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए देशज या देशी शब्द कहलाते हैं।
अब देखिए देशज। अब इसमें जो शब्द है देशज, उसको हम कह सकते हैं कि देशज। देशज का मतलब हुआ कि हमारे देश वाले, हमारे देश वाले मतलब जो हमारे देश के शब्द हैं वो, जैसे कि अम, थैला। थैला को हम हाथ से पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। और टांग, टांग, लाच और पगड़ी। जो देखिए ज्यादातर लोग पगड़ी तो नहीं पहनते, पर जो पंजाबी लोग हैं वो पगड़ी पहनकर रखती हैं। जो पगड़ी है वो उनके लिए इस चीज का उनका प्रयोग हुआ है। फिर विदेशी मतलब कि विदेशज। विदेश में जन्मा हुआ अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेश शब्दों में से कुछ का त्यों अपना लिया गया है, जिसमें ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि कुछ का हिंदीकरण करके अपनाया गया है। उसके बाद अफेसिसर, अफसर, लैंटर्न, लालटेन, कैप्टन, कप्तान। हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हैं। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी शब्द और यूरोप कंपनियों के अपमान व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। हिंदी में फारमी शब्दों की संख्या लगभग 3500, अंग्रेजी शब्द की संख्या लगभग 3000 एवं अरबी शब्दों की संख्या लगभग 2500 है। फिर आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न स्थितियों में से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। छाया संस्कृत प्लस दार फार्मी, जिनको इक्वल टू कर लें तो छायादार वो हो जाता है। फिर रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। अब हम इन दोनों को जोड़ लें तो क्या बनेगा, रेलगाड़ी। फिर है सील अंग्रेजी का शब्द है, और फिर है बंद जो कि फारसी का शब्द है। अब अगर हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो वो हो गया सील बंद। फिर आते हैं रचना बनावट के आधार पर, जिसमें रूढ़ आता है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्द के मेल से ना बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चावल अगर हम इनका संधि विच्छेद करें तो चा प्लस वल, चाव प्लस ल, घोड़ा पर दिन हूँ। यौगिक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वे प्लस ज्ञा, द्या, ये विज्ञा। फिर दूसरा है कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय। फिर उसके बाद है राजा का पुत्र। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। योग रूढ़ वह शब्द जो यौगिक तो होता है परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ खो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, जलज, लंबोदर, दशानन आदि। पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह कृष्ण के लिए भी रुद्ध हो गया, श्री कृष्ण के लिए रुद्ध हो गया। बहु बिरी
समास के अभी उदाहरण योग रूप के उदाहरण हैं। रूप के आधार पर हम्म? रूप के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग विकारी शब्द व शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। ये हो गया लिंग परिवर्तन, मीन्स जेंडर चेंज। लड़की पढ़ रही है। फिर लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है। जो हो गया वचन परिवर्तन, लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ। ये हो गया कारक परिवर्तन। अब देखिए, अब ये हमने पढ़े शब्द भेद। अब एक और चीज होती है जिनको भी हम शब्द भेद बोलते हैं हिंदी में, जो कि होती है पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट ऑफ स्पीच वाले शब्द भेद वो किस प्रकार से होते हैं? देखिए, वो होते हैं कि शब्द भेद है तो शब्द भेद खास करके 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेष वो क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, उपसर्ग, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जब हम संज्ञा के विषय में बात करते हैं ऐसे चुप लगा लगा के पढ़ाओगे कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और उपसर्ग, ये 8 प्रकार के होते हैं। अब जब हम संज्ञा के विषय में बात करें, देखिए संज्ञा ज्यादातर लोगों को पता है कि संज्ञा ज्यादातर नाम, स्थान, किसी वस्तु, किसी जाति का बोध कराने के लिए हम संज्ञा का उपयोग करते हैं। जैसे कि शिवांश एक बहुत गंदा बच्चा है। अब इसमें शिवांश जो है वो संज्ञा कहलाएगा और इसमें शिवांश एक गंदा बच्चा है। अब देखिए, इसमें शिवांश क्या है? संज्ञा, क्योंकि शिवांश एक नाम है, नहीं कुछ। जब शिवांश आ गया उसके बाद हम गए कि अब इसमें एक चीज और है, विशेषण। कि शिवांश की विशेषता क्या है कि वो अच्छा लड़का है या गंदा लड़का है या क्या है। जब शिवांश की हमको विशेषता पता चली कि वो गंदा बच्चा है, तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें दो चीज आएंगे, संज्ञा और विशेषण। संज्ञा शिवांश है और जो शिवांश की विशेषता पता जा रही है कि शिवांश का व्यवहार कैसा है या शिवांश कैसा लड़का है, वो चीज आ गई जिसमें उसको गंदा बताया जा रहा है। अब उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, जो संज्ञा के स्थान है वहां पर प्रयुक्त होता है। वो कैसे? जैसे कि हमने लिया कि शिवांश एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। शिवांश एक अच्छा लड़का है, शिवांश रोज स्कूल जाता है, शिवांश रोज खाना खाता है, शिवांश रोज गृह कार्य करता है। इस प्रकार से उसमें बार बार शिवांश शिवांश आ रहा है, शिवांश शिवांश आ रहा है, पर अब वो हमको लग रहा है भत्ता। अब इसकी जगह हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि वो बार बार शिवांश ना आए, उसकी जगह कोई और शब्द आ जाए, बस सुनने में बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी बन जाए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं उसको समझिए। देखिए, शिवांश हमने एक बार ले लिया कि शिवांश एक बहुत अच्छा लड़का है। अब उसके बाद हम ले सकते हैं कि वह शिवांश एक बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज गृह कार्य करता है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज नहाता है, वह रोज खाना खाता है, वह रोज कुछ नया सीखता है। इस प्रकार से हमने बार बार वह ले लिए। तो अब वो ही ना तो हमें सुनने में बुरा लग रहा है, ना भद्दा लग रहा है, ना कुछ हो रहा है उससे। अब वो जो चीज है वो हमको और आखिर के अच्छी लग रही है।
इस प्रकार से हम सवर्म का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया, जिसमें कुछ कार्य हो रहा हो जिससे उस फॉर्म को पता चले, वह चीज कहलाती है क्रिया।